नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी कांग्रेस के सियासी दांव से गहलोत और पायलट में बनी सहमति की, शरद पवार की पावर से घबराए अजीत पवार की, लालू यादव के दावे से बीजेपी में बचे हड़कंप की, मध्य प्रदेश में बुरे फंसे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। साथ ही जानेंगे कैसे संसद के मॉनसून सत्र में बढ़ेगी मोदी सरकार की मुश्किलें, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महंगे टमाटर पर गरमाई सियासत की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत को समन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 7 अगस्त को पेश होने का दिया आदेश। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दी बड़ी जिम्मेदारी, एनएसयूआई का प्रभारी किया नियुक्त। एआईएसएफ में रहते हुए जीता था जेएनयू का चुनाव। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने भी यूसीसी का किया विरोध। मौलाना मदनी बोले, इस पर बहस राजनीतिक साजिश। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 339 अंकों की बढ़त के साथ 65,785 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 98 अंकों की तेजी के साथ 19,497 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी की तरफ से कई ऐलान किए गए। इस बैठक के बाद आलाकमान ने साफ कर दिया कि पार्टी अगले चुनाव में एकजुट होकर लड़ेगी और सचिन पायलट को भी जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज राजस्थान को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह करा दी गई है। बैठक के बाद सचिन पायलट का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, हम एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। हमें भरोसा है कि इस बार भी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस मुख्यालय पर 4 घंटे चली इस बैठक में राजस्थान के कई मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों सहित 30 नेताओं ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया कि पुरानी बातों को भूलकर भविष्य पर ध्यान दिया जाए। यानी सचिन पायलट और सीएम गहलोत के बीच जो भी विवाद है, फिलहाल उन्हें सुलझा लिया गया है और सबको एकजुट होकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करने पर पूरा जोर देना है। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट किया और लिखा है, जनसेवा, राहत और सबका उत्थान, प्रगति के पथ पर बढ़ता राजस्थान। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में समावेशी विकास एवं जन कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाया है। पार्टी एकजुट होकर आगामी चुनाव में जनता के बीच जाएगी। राजस्थान का हर वर्ग, किसान, खेत मजदूर, युवा, महिलाएं व समाज का हर एक वर्ग कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहा है। हम सब की आकांक्षाओं का ख्याल रखेंगे। राजस्थान का वर्तमान और भविष्य दोनों कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। इस बार इतिहास बदलेगा। बैठक के बाद सचिन पायलट काफी खुश नजर आए, जिससे साफ है कि उनकी कई मांगे मान ली गई हैं और उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने मुझसे कहा है, जो बीत गई सो बात गई, अब जो पार्टी आलाकमान कहेगा वो मंजूर होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मीटिंग में वर्चुअल रूप से जुड़े थे। उन्होंने आलाकमान को भरोसा दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है और पार्टी अगला चुनाव जीत सकती है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच हुई सुलह से बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा हो गया है। मुश्किल में तो अजीत पवार भी नजर आ रहे हैं। चाचा शरद पवार से बगावत करके बीजेपी शिंदे सरकार में शामिल होना अजीत पवार को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि शरद पवार की कमान में अभी कई तीर बाकी हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में मची उथल पुथल के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। पार्टी नेता पीसी चाको ने बैठक के बाद जानकारी दी कि शरद पवार के समर्थक में 8 प्रस्ताव पास किए गए। शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और शिंदे सरकार में शामिल होने वाले 9 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं चाहे 82 का हो जाऊं या 92 का, मैं अभी भी प्रभावी हूं। एनसीपी का अध्यक्ष मैं ही हूं। कोई क्या चाहता है उसकी अहमियत नहीं है। आज की बैठक ने हमारा मनोबल बढ़ाने में
मदद की है। शरद पवार ने आगे कहा कि मुझे खुशी है कि जिन लोगों को निष्कासित किया उनको छोड़कर बाकी अन्य लोग इतने कम समय में बैठक के लिए आए। हमारे सभी साथियों की मानसिकता पार्टी को मजबूती से आगे ले जाने की रही। मुझे खुशी है कि आज की बैठक हमारा हौसला बढ़ाने के लिए मददगार होगी। मैं ही एनसीपी का अध्यक्ष हूँ। अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दिल्ली में शरद पवार के नेतृत्व में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर अजीत पवार ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी के विधायक और पदाधिकारियों ने उन्हें अध्यक्ष चुना है। ऐसे में शरद पवार को कार्यकारिणी की बैठक का कोई अधिकार नहीं है। मामला चुनाव आयोग में लंबित है, इसलिए दिल्ली में आयोजित बैठक का कोई आधार नहीं है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को अजीत पवार शरद पवार से बगावत कर एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली और उनके साथ एनसीपी के 8 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अजीत पवार की बगावत के बाद अब ये लड़ाई एनसीपी पर दावे को लेकर है, जहां चाचा शरद पवार भतीजे अजीत पवार पर भारी नजर आ रहे हैं। शरद पवार की दिल्ली में हुई बैठक से मुंबई में बैठे अजीत पवार और बीजेपी परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान तो पीएम मोदी भी हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इस बार बीजेपी के सामने कई चुनौतियां दिख रही हैं। देश बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी की लोकप्रियता का गिरता ग्राफ भी उसकी चिंता बढ़ा रहा है। अब आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने 2024 में 300 सीटें जीतने का दावा कर दिया है, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और विपक्षी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीटों को लेकर बड़ा दावा किया है। लालू यादव ने कहा है कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन को 300 सीटें आएंगी। लालू यादव ने दिल्ली में ये बयान दिया है। आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पटना से दिल्ली पहुंचे हैं। मीडिया के सवाल पर कि पीएम का चेहरा कौन होगा, पटना में विपक्षी एकता की बैठक में आपने कहा था राहुल गांधी को कि शादी कर लीजिए। इस पर लालू ने कहा कि शादी की बात अलग है और पीएम बनने की बात अलग है। जो भी पीएम हो बिना पत्नी के नहीं रहना चाहिए। जो बिना पत्नी के प्रधानमंत्री की कोठी में रहते हैं ये गलत है, ये खत्म करना चाहिए। जो भी हो पत्नी के साथ रहे। वहीं महाराष्ट्र की घटना पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए लालू ने कहा कि जिसको मोदी करप्ट कहते थे उसी को मंत्री बना दिए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन तैयारी कर रहा है। हाल ही में पटना में हुई विपक्षी एकता की बैठक में कई राज्यों के सीएम और कुछ पूर्व सीएम भी पहुंचे थे। इस बैठक में बड़ा संकेत भी दिया गया था। बैठक में तय हुआ था कि दूसरी बैठक अब शिमला में होगी। हालांकि बाद में स्थान को बदलकर बेंगलुरु रखा गया है। लालू यादव ब्लड जांच कराने के लिए आज पटना से दिल्ली आए हैं। पटना में दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली से आने के बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां विपक्षी दलों की बैठक 17-18 जुलाई को होगी और पीएम मोदी की विदाई की तैयारी करनी होगी। चुनावी साल में बीजेपी चौतरफा घिर गई है, तो मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह भी घिर गए हैं। आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना ने बीजेपी और पीएम मोदी को सवालों में ला दिया है। राज्य में आदिवासी युवक के साथ हुई इस दुर्व्यवहार से पूरा देश सख्ते में है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश जीतने के लिए आप आदिवासी समाज को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उस आदिवासी युवक के पैर धोते नजर आए जिस पर बीजेपी सदस्य ने पेशाब की थी। आदिवासी युवक दशमत का सम्मान करने का वीडियो शिवराज सिंह ने ट्विटर पर साझा किया है। उन्होंने लिखा, ये वीडियो मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रहा हूँ कि अब समझ लें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है तो जनता भगवान है। किसी के साथ भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक का सम्मान मेरा सम्मान है। दशमत के पांव धोने की तस्वीरें सीएम ने साझा की और कांग्रेस ने निशाने पर ले लिया। इसी कड़ी में पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, हर जिले में आदिवासी अत्याचार की सूचना आ रही है। शिवराज सिंह चौहान जी कितना भी नाटक नौटंकी कर लें और 18 साल के पाप धोने का प्रयास कर लें, यदि सच्ची आत्मा से दुखी होते हैं तो कैमरा लेकर नहीं जाते। शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि आदिवासी समाज माफ कर देगा। आदिवासी समाज कभी नहीं माफ करेगा कि वो परिचित हैं कि किस प्रकार की घटना है। ये तो एक घटना है, मैं तो कह रहा हूँ ये 10% ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आदिवासी समाज देख कभी माफ नहीं करेगा। ये जितने भी पैर धुलवा लें, जितने भी कैमरा सामने लगवा दें, जिसकी आत्मा, जिसका मन साफ होता है वो ये कैमरा से नहीं करते। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने भी शिवराज के इस वीडियो पर निशाना साधते हुए एक बयान साझा किया। उन्होंने कहा, शिवराज जी माफी की ये नौटंकी आपको माफी नहीं दिलाएगी और यदि यही फार्मूला है तो आपको गांव-गांव में जाकर पीड़ित आदिवासी समुदाय के पैर धोने होंगे, क्योंकि उपेक्षा, आतंक और अपराध के शिकार मध्य प्रदेश में हजारों हैं।
मध्य प्रदेश इसलिए तो एनसीबी के आंकड़ों में लगातार अव्वल बना हुआ है। दोहरा रहा हूं, आदिवासी उत्पीड़न रोकने के लिए सरकारी कार्य योजना को सार्वजनिक करें, कानूनी संशोधन करें, पीड़ितों को राहत दें, आरोपियों अपराधियों के खिलाफ तुरंत कठोर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश के पेशाब कांड ने बीजेपी सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। मुसीबत में मोदी सरकार भी है। दिल्ली में अधिकारियों पर नियंत्रण के लिए लाए गए केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट 10 जुलाई को केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज का दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत लेकर आया है। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार यानी 10 जुलाई को सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज चीफ जस्टिस के सामने जल्द सुनवाई की बात कही गई, जिस पर उन्होंने कहा कि सोमवार को सुनवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार की शक्तियों को लेकर केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान पर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग समेत दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारों पर मोहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें एक बार फिर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के ऊपर कर दिया गया और दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए उपराज्यपाल की इजाजत को जरूरी कर दिया गया, जिसका दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार विरोध कर रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल देश भर में घूम घूम कर अध्यादेश के विरोध में विपक्षी नेताओं का समर्थन मांग रहे हैं, जिस पर उन्हें तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन देने का ऐलान किया है। उन्होंने कांग्रेस से भी अध्यादेश का विरोध करने को कहा है, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संसद के मॉनसून सत्र में अध्यादेश को लेकर आम आदमी पार्टी विरोध की तैयारी कर रही है। राजनीतिक विरोध के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ कानूनी दांव में भी पीछे नहीं रहना चाहते हैं। यही वजह है कि दिल्ली सरकार अब अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, जिस पर सर्वोच्च अदालत 10 जुलाई को सुनवाई करेगी, जिससे कयास लग रहे हैं कि इससे मोदी सरकार की संसद के अंदर और बाहर मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। संसद सत्र इस बार भी हंगामेदार रहने वाला है। हंगामा तो यूसीसी पर भी मचा है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी की शुरुआत करते हुए यूसीसी का मुद्दा उठा दिया था। माना जा रहा है कि चुनाव में फिर से ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में है, लेकिन यूसीसी पर चुनावी फायदा मिलने की जगह बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी अमेरिका से लौटते ही चुनावी तैयारी में जुट गए हैं और इसी सिलसिले में उन्होंने मध्य प्रदेश में यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया था, जिस पर देश में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल यूसीसी पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बीजेपी का असली प्रस्ताव क्या है। वहीं अब पूर्वोत्तर में बीजेपी के सहयोगी ने यूसीसी पर नाराजगी जताई है। मेघालय में बीजेपी के सहयोगी दल नेशनल पीपल्स पार्टी ने इसे भारत के विचार के खिलाफ बताया है। एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने कहा कि हमारा मातृसत्तात्मक समाज है और यही हमारी ताकत है, अब इसे बदला नहीं जा सकता। संगमा ने साफ कहा कि यूसीसी ड्राफ्ट को देखे बिना किसी विवरण में जाना मुश्किल काम है, लेकिन वो इस मामले पर बीजेपी के साथ नहीं है। तो वहीं मणिपुर में बीजेपी के सहयोगी दल एनपीएफ अर्थात नगा पीपल्स फ्रंट ने चेतावनी दी है कि देश भर के विविध समुदायों पर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता को थोपने का कोई भी प्रयास निरर्थक और प्रतिकूल होगा। वहीं नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी ने 2 पन्नों का बयान जारी कर कहा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 371A द्वारा नगाओं की प्रथागत प्रथाओं और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। मिजोरम के गृह मंत्री लालचाम लियाना ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यूसीसी को भले ही संसद द्वारा कानून बना दिया जाए, लेकिन मिजोरम में तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि राज्य विधायिका एक प्रस्ताव द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं ले लेती। असम में बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद और त्रिपुरा में बीजेपी की पार्टनर इंडिजियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी आईपीएफटी का रुख भी अभी साफ होना बाकी है। त्रिपुरा सरकार में जनजातीय कल्याण विभाग के मंत्री तथा आईपीएफटी के सचिव प्रेम कुमार यांग का कहना है कि संविधान पर विश्वास करते हुए हमें अपनी जनजाति की पहचान और अधिकारों के लिए लड़ते रहना होगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के सहयोगी दलों का ये रवैया बता रहा है कि यूसीसी पर चुनावी लाभ की जगह सहयोगियों का विरोध नुकसान दे जाएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात टमाटर पर गरमाई सियासत की। टमाटर के बढ़ते हुए दामों से आम आदमी बेदम है। देश में सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटक से ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट।
देश में टमाटर की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश भर में टमाटर के दाम 100 से 150 रुपए प्रति किलो तक पार हो गए हैं। आलम यह है कि आम नागरिकों के लिए खाने के टमाटर का इस्तेमाल करना हकीकत से काफी दूर है। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच कर्नाटक के हासन जिले में चोरों ने एक किसान के खेत में लाखों रुपए के टमाटरों पर हाथ साफ किया। टमाटरों की चोरी का मामला 4 जुलाई की रात का है। हासन जिले के गोनी सोमनहुल्ली गांव की महिला किसान धरानी ने आरोप लगाया है कि उसके खेत से 2.5 लाख रुपए की टमाटर चोरी हो गए हैं और उसने नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। बीजेपी राज में कमरतोड़ महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है, तो वहीं कर्नाटक में टमाटर के बढ़े हुए दामों पर लोगों को राहत जरूर मिली है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश के बाद प्रदेश में टमाटर 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। गौरतलब है कि देश में टमाटर की महंगाई लोगों को परेशान कर ही रही है, पर अब कई राज्य में सब्जियों के चढ़ते दामों ने रुलाना शुरू कर दिया है। जनता सोच में है कि आखिर कौन सी सब्जी खाई जाए। बीजेपी सरकार बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साधे बैठी है। कांग्रेस समेत तमाम दल दूसरे मुद्दों के साथ साथ महंगाई पर भी हमलावर हैं। जनता सरकार से अपील कर रही है कि इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए, जिससे आम जनता को राहत मिल सके और वो कम से कम रोजाना के खाने की व्यवस्था तो सही दामों पर कर सके। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।